शशिधर की उड़ान हेलीबस। लक्षद्वीप नाम का एक गांव समुंदर से घिरा एक छोटा सा राज्य था। लक्षद्वीप में शशिधर नाम का एक लड़का रहता है। वो लक्षद्वीप में बस चलाता है और हमेशा कुछ न कुछ प्रयोग करता रहता है। उसके माँ बाप उसकी इस आदत से बड़े परेशान रहते हैं और शशिधर को समझाते रहते हैं। अरे बेटा शशिधर, तुम कब समझोगे? यूं बस चलाकर क्या मिलेगा बेटा? तुम्हारे साथ वाले तुम्हारे दोस्तों को देखो, वो कैसे नौकरी पे लग गए हैं और कैसे पैसा कमा रहे हैं। तुम कब पैसा कमाओगे बेटा? नहीं माँ, मैं नौकरी नहीं करूँगा क्योंकि मैं नौकरी नहीं करना चाहता। मुझे तो गांव के लोगों की भलाई के लिए कुछ करना है और नाम कमाना है। पहले ही गांव में पुराना पुल है, सरकार भी नया पुल कब बनाएगी पता नहीं। ऐसे में हमें ही अपने गांव के बारे में सोचना होगा ना। समझाते समझाते शशिधर के माँ बाप थक जाते हैं, लेकिन शशिधर नहीं सुनता। एक दिन शशिधर अपने पिताजी को कुछ रुपए मांगता है। पिताजी, मुझे कुछ रुपए चाहिए थे। मेरे पास है लेकिन थोड़े कम है, इसलिए आपसे मांग रहा हूँ। तुझे किस लिए रुपए चाहिए मुझे सब पता है। तुम्हारे फालतू प्रयोगों के लिए मेरे पास रुपए नहीं है, समझे तुम? नहीं नहीं पिताजी, मैं फालतू काम के लिए नहीं, एक जरूरी काम के लिए पैसे मांग रहा हूँ। इससे लोगों का भी कल्याण होगा। अरे पहले तुम खुद का कल्याण करो, बाद में लोगों का सोचना। मेरे पास रुपए नहीं है तुम्हारी फालतू काम के लिए। लाख समझाने पर भी शशिधर नहीं समझता और वो अपनी बस सर्विस देने के काम करता ही रहता है। वो दिन रात मेहनत करता है। तभी एक दिन गांव में कुछ सरकारी लोग लाउड स्पीकर में न्यूज अनाउंस करते हैं। सुनो सुनो गांव वालों, आपके गांव में एक बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है, इसलिए सरकार ने आप लोगों को गांव जल्दी खाली करने के लिए कहा है। कृपया करके आप लोग गांव को छोड़कर उचित स्थान पर आश्रय ले लीजिए। अनाउंस करके वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ गांव के लोग हमेशा की तरह बातें करते हैं। अरे ये सब फालतू बातें हैं। हर साल की तरह ये सरकारी लोग बता कर जाते हैं कि तूफान आने वाला है, लेकिन कोई तूफान नहीं आता। और हाँ, सही कहा, पिछले साल भी लोग बता कर गए और इनकी बातों में आकर कुछ लोग गांव छोड़कर सरकार ने बताई जगह पर जाकर रहने भी लगे। लेकिन तूफान तो आया नहीं, लेकिन वो लोग ही वापस आ गए गांव में। ये सुनकर शशिधर लोगों की बेवकूफी पर चिंतित होता है, लेकिन वो चुप नहीं बैठता। अपनी बस को लेकर वो गैराज में जाता है और एक खराब हेलीकॉप्टर का फैन एक बस के सामने और एक पीछे लगाता है और एक छोटा फैन बस के पीछे वाली कांच निकल कर लगा देता है। रात होती है और बड़े जोर से गांव में तूफान आता है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती है। उसी में गांव का एक अकेला पुल भी टूटकर पानी में डूब जाता है। सारे लोग डर जाते हैं। गांव में बहुत सारे लोग फंसे होते हैं। तभी शशिधर वहां आता है और वो कहता है, देखिए आप घबराइए मत, मेरे पास एक बस है जिसमें हम सारे लोग समा सकते हैं और हमारी जान बच सकती है। आप लोग धीरज रखिए, मैं अभी वो बस लेकर आता हूँ। ये सुनकर उनमें से एक आदमी कहता है, अरे शशिधर, पहले ही गांव का पुल टूट गया है, गांव से बाहर निकलेंगे कैसे? क्या तुम हमें उस टूटे हुए पुल से लेकर जाओगे? अरे जाओ जाओ, हमें मरने का कोई शौक नहीं है, हमें नहीं आना तुम्हारी बस में। नहीं नहीं, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी बस लेकर आता हूँ। तभी गांव वालों को एक बस उड़ती हुई दिखती है। गांव का एक आदमी कहता है, अरे वो देखो आसमान में, शायद सरकार ने हमें बचाने के लिए ही इसे भेजा है। शशिधर धीरे धीरे अपनी उड़ने वाली हेली बस को जमीन पर उतारता है। ये देखकर सारे गांव के लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे ये तो हमारा शशिधर है, चलो साथियों जल्दी से हेली बस में बैठो। शशिधर जल्दी से गांव के लोगों को हेली बस में बिठाता है और उन्हें लेकर हेली बस से उड़कर समुद्र पार करवाता है और सुरक्षित जगह पर उतार देता है। सब लोग खुशी से चिल्लाते हैं। ये खबर सरकारी लोगों को पता चल जाती है और दूसरे दिन सरकारी लोग शशिधर को सुरक्षा पुरस्कार देते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राजेश और दूसरे का राकेश था।
राजेश बड़ा था, समझ में भी और अनुभव में भी। राजेश गोलगप्पे की गाड़ी चलाता था और राकेश उसका हाथ बटाता था। राजेश के गोलगप्पे पूरे गांव में मशहूर थे। उसकी गाड़ी लगने का लोग इंतजार करते थे और जैसे ही उसकी गोलगप्पे की गाड़ी आती थी, लोग गोलगप्पे खाने के लिए टूट पड़ते थे। एक दिन राकेश ने राजेश से कहा, राजेश भाई, आपके गोलगप्पे पूरे गांव में इतने मशहूर है, लोग खाने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन कई सालों से आपने अपने गोलगप्पों की कीमत नहीं बढ़ाई। मुझे लगता है आपने गोलगप्पे की कीमत बढ़ानी चाहिए। नहीं नहीं राकेश, जितनी कीमत है उसमें हम दोनों भाई का अच्छा गुजर हो जाता है, फिर कीमत बढ़ाकर क्या करना है? लेकिन भाई, अच्छा मुनाफा मिलेगा। नहीं, अभी उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। एक दिन राजेश की तबीयत खराब हो जाती है। अरे सुनो राकेश, आज मेरी तबीयत कुछ खराब है। तुम एक काम करो, आज गोलगप्पे की गाड़ी तुम लेकर जाओ। ठीक है भैया, आप आज घर में आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। राकेश गाड़ी लगाता है। ले लो, गर्मा गर्म गोलगप्पे ले लो। एक प्लेट मुझे देना गोलगप्पे। जी अभी देता हूँ। अरे राकेश, आज तो मेरा भैया नहीं आया है, वो ठीक तो है क्या? जी नहीं, आज भैया की तबीयत जरा खराब है, इसलिए मैं ही आया हूँ। आदमी गोलगप्पे खाता है और जब पैसे देने की बात आती है तो जी 10 रुपए और दीजिए, आज से गोलगप्पे की कीमत बढ़ गई है। क्या? लेकिन आज तक नहीं बढ़ी और आज ही अचानक क्यों? जी सब बातें आपसे पूछकर करूँ क्या मैं? आखिर कब तक कम कीमत में बेचते रहेंगे हम? हमें मुनाफा भी तो देखना है अपना। ठीक है। ऐसे ही जो भी आता था, राकेश उन सब से ज्यादा पैसे लेता था। सारे लोग बातें करते करते जाते थे कीमत बढ़ाने के बारे में। राकेश घर जाता है, तब राजेश से पूछता है, बोलो राकेश, आज का दिन कैसा रहा? जी भैया, आज तो मैंने कमाल ही किया। मैंने गोलगप्पों की कीमत बढ़ा दी और सारे लोगों ने खाई भी। हाँ, वो बातें तो कर रहे थे कीमत बढ़ाने के बारे में, लेकिन हमारे गोलगप्पे है ही इतने अच्छे। राजेश गुस्सा हो जाता है और राकेश से बोलता है, अरे राकेश, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया है ऐसा मत करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते नहीं है। कल जो गोलगप्पे बेचोगे उसे पुरानी कीमत भी बेचना है, समझ गए? ठीक है भैया, समझ गया। लेकिन राकेश मन ही मन में गुस्से से लाल हो जाता है और उस रात को जो सामान गोलगप्पों के लिए बनाना रहता है, उसे वो खराब क्वालिटी की चीजों से बनाता है ताकि कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिले। फिर दूसरे दिन, अरे राकेश, ये गोलगप्पे कुछ खास नहीं है, हमेशा की तरह इसका स्वाद भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो वैसे ही है जैसे मैं रोज बनाता हूँ। शायद आपके मुंह में ही प्रॉब्लम आया है। अरे ये कैसे बात कर रहे हो राकेश? ये बोल के राकेश पुरानी कीमत के पैसे उस आदमी से लेता है और वो आदमी चला जाता है। तभी एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ वहां से गुजरती रहती है और गोलगप्पे देखकर, माँ, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। माँ, प्लीज माँ, मुझे गोलगप्पे खिलाओ ना। अच्छा, ठीक है। सुनो भैया, एक प्लेट गोलगप्पे देना मेरी गुड़िया रानी को। जी अभी देता हूँ। राकेश एक प्लेट गोलगप्पे देता है और खाने के बाद वो बच्ची और माँ वहां से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन उस बच्ची की माँ अपने पति के साथ गोलगप्पे की गाड़ी के पास आती है। सुनो जी गुड़िया के पापा, मैंने कल गुड़िया को यहीं से गोलगप्पे खिलाए थे। अच्छा, तो तुम हो? अरे तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम राजेश के भाई हो ना? जी हाँ, मगर क्या हुआ ये तो बताओ। अरे कल मेरी बच्ची को जो तुमने गोलगप्पे खिलाए, वो खाकर उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसे दवाखाने में भर्ती करना पड़ा। बताओ क्या खिलाया था उसे, नहीं तो मार मार के पुलिस के पास दे दूंगा। अरे भाई साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो रोज की तरह ही गोलगप्पे बनाए थे, मैं और क्या खिला सकता हूँ? हाँ, लेकिन गोलगप्पे खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई और दवाखाने में भर्ती करना पड़ा उसे। मतलब तुमने कुछ तो मिलाया था उसमें। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं मिलाया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे।
मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। राकेश चुप हो जाता है और उस आदमी के पैर पड़ता है। बोलता है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बात की खबर राजेश को भी लगती है और वो गाड़ी के पास आता है। क्या किया तुमने राकेश? तुझे मैंने कितने बार बोला, लालच मत कर। जितना है जैसा है उसमें ईमानदारी से मेहनत करेंगे, लेकिन तुम नहीं सुनते हो ना। मुझे माफ़ कर दो भैया, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, जो आप करेंगे वही करूँगा। फिर आगे से राकेश पूरा सुधर जाता है, अपने मन से लालच भी निकाल देता है और जो राजेश कहता है वही राकेश करता है। लालची बाइक वाला ऑटो। सहारनपुर नाम का एक गांव था। गांव में शशिकांत नाम का एक आदमी रहता था। शशिकांत के पास एक बाइक थी। वो बाइक पर लोगों को किराया लेकर ऑटो जैसे चलाता था। शशिकांत पैसे का भूखा आदमी था। वो बहुत लालची था। पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी करता था। एक दिन वो बाजार जाकर खड़ा रहा और चिल्लाने लगा, चलो चलो जल्दी बैठो, चलो चलो चलो, सवारी रेडी है, चलो चलो। उसके बाइक पर उसके साथ 2 लोग बैठ गए, लेकिन वो फिर भी चिल्ला रहा था, चलो 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 जल्दी बैठो, चलो चलो। ये सुनकर एक आदमी उससे पूछता है, अरे पूरी जगह तो हम तीनों बैठ गए, आप कहाँ बिठाओगे सवारी को? तुम्हारे सर पर, चुपचाप बैठ। अरे कमाल करते हो यार, जगह कहाँ है, इसलिए तो मैंने पूछा। अरे एक आदमी और एडजस्ट हो जाता, तुम चुपचाप बैठो ना यार। तभी एक प्रमोद नाम का आदमी आता है और शशिकांत से पूछता है, अरे शशिकांत, बाइक पर तो जगह ही नहीं है, फिर मैं कहाँ बैठूं? अरे मेरे पैर पर चढ़ो और कंधे पर बैठो। प्रमोद वैसा ही करता है जैसा शशिकांत उसे कहता है। प्रमोद शशिकांत के कंधे पर बैठ जाता है और शशिकांत बाइक चलाता है। थोड़ी देर में बस का स्टॉप आता है। सब उतर जाते हैं। शशिकांत सबको कहता है, चलो चलो सब एक एक करके 30 रुपए दे दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे ये क्या है, यहाँ आने के तो 20 रुपए होते हैं, तुम 30 रुपए किस बात के ले रहे हो? अरे इतना रिस्क लेकर तुम लोगों को पहुंचा रहा हूँ, इसलिए इंश्योरेंस का पैसा ले रहा हूं मैं। अगर मुझे या तुम में से किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। अच्छा अच्छा, क्या सच में तुम जिम्मेदारी लोगे, या ऐसे ही मुंह में आया और बके जा रहे हो? अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए 30-30 रुपए देना पड़ रहा है। शशिकांत ऐसे ही रोज लोगों को कभी भेड़ बकरियों के साथ, तो कभी गाय, तो कभी सवारी के ऊपर भी आदमी को बिठाकर किराया लेता था। लेकिन एक दिन वो अपनी बाइक की तरफ देखकर सोचता है, यार जितना कमाता हूं ना ये बाइक कुछ कमा कर नहीं दे रही। ज्यादा इनकम करने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। शशिकांत अपनी बाइक के कैरियर पर एक ऑटो जोड़ देता है और उस पर लोहे की वेल्डिंग करके पक्का कर देता है। दूसरे दिन गांव के चौराहे पर आता है, चलो चलो जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी, नई टैक्सी का आनंद उठाओ, चलो चलो। थोड़ी देर में बाइक पर 2 और पीछे ऑटो में 3 लोग बैठ जाते हैं। तभी प्रमोद आता है। वो कहता है, अरे यू वेल्डिंग करके पीछे ऑटो जोड़कर हमें उसमें बिठा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता ये गैर कानूनी है और इससे जान का खतरा भी रहेगा? अच्छा, अब तुम मुझे सिखा रहे हो? जब गांव में फिल्म की शूटिंग होती थी तब दीवार पर चढ़कर देखते थे ना, तब खतरा नहीं रहता। बाढ़ आती है जब गांव में, तब एक नाव को 2-3 बांध कर लेकर जाते हो, तब खतरा नहीं होता। देख, बैठना है तो बैठ, वरना और भी है, लेकिन ये फालतू का ज्ञान देकर ना मुझे मत सिखा। ऐसे ही शशिकांत बाइक और ऑटो में ठूस ठूस कर लोग भर देता है और रोज किराया ज्यादा मिलने के चक्कर में टैक्सी चलाता है। लेकिन एक दिन ऐसे ही प्रमोद दूसरे गांव जाने के लिए स्टैंड पर आता है, लेकिन शशिकांत की टैक्सी में जगह नहीं रहती। अरे यार, अब मैं कैसे जाऊंगा दूसरे गांव, टैक्सी में तो जगह ही नहीं है। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो यार, आ जाओ और जल्दी से मेरे कंधे पर चढ़कर बैठो। प्रमोद को जरूरी काम रहता है, इसलिए वो बिना सोचे समझे शशिकांत के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी दूर पर ही टैक्सी जाती है और एक पत्थर से टैक्सी उछलती है। जिस वेल्डिंग से बाइक के पीछे ऑटो जोड़कर रहता है, वो वेल्डिंग टूट जाती है और ऑटो पलट जाता है।
और इधर बाइक पर जो प्रमोद शशिकांत के कंधे पर बैठा रहता है वो भी धड़ाम से नीचे गिरता है और उसकी कमर टूट जाती है। सब लोग चिल्लाते हैं, हाय रे, अरे मर गया रे, मैं मर गया, मेरी कमर टूट गई रे। तभी एक आदमी शशिकांत को कहता है, अरे शशिकांत, हम तुम्हें 10-10 रुपए ज्यादा के देते थे जो तुम इंश्योरेंस के नाम पर लेते थे। अब देखो सब जख्मी हो गए, चलो हम सबको अस्पताल में भर्ती करो और सबका इलाज कराओ। शशिकांत सोचने लगता है और कहता है, अब देखो ऐसी बात है ना कि ये बोलकर वो सबको छोड़कर भागने लगता है और सारे लोग उसके पीछे भागते हैं, उसे पकड़ते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। एक गांव में किशोर नाम का एक आदमी और उसकी बीवी भाग्यश्री रहते थे। दोनों स्वभाव में बहुत अच्छे और समझदार थे। किशोर क्रांति के नाम के एक आदमी से कच्चे समोसे खरीदता था और भाग्यश्री उसे घर में तल के दोनों बाजार में समोसे बेचते थे और मिले हुए पैसों से अपना घर चलाते थे। अरे क्रांति, आज मुझे 50 समोसे देना। आज ज्यादा समोसे बेचकर देखूंगा कि बिकते हैं या नहीं। अच्छा किशोर, मुझे पता है 50 समोसे ऐसे ही बिक जाएगी। ऐसे ही क्रांति से कच्चे समोसे लेकर किशोर और भाग्यश्री समोसे बेचते बेचते उनकी छोटी सी दुकान बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत लोग किशोर की दुकान से समोसे खरीदने लगे और अब उनका व्यापार भी बड़ा हो गया। लेकिन समोसे भी जल्दी ही खत्म होने लगे, जिसकी वजह से काफी लोग बिना समोसे के ही वापस चले जाते थे। काफी लोग दुकान से अब खाली हाथ जाने लगे हैं। अगर मैं क्रांति से ज्यादा समोसे लूंगा तो किसी को खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करता हूँ, क्रांति से जाकर पूछता हूँ कि वो मुझे दिन में कितने समोसे दे सकता है। किशोर क्रांति के घर जाता है। अरे क्रांति, आज से मुझे ज्यादा कच्चे समोसे चाहिए। काफी लोग दुकान से अब खाली हाथ जाने लगे हैं। लगता है मुझे ज्यादा समोसे रखने पड़ेंगे आज से। हाँ किशोर, बताओ मुझे कितने समोसे चाहिए तुम्हें? आज से मुझे 100 कच्चे समोसे चाहिए। ऐसा बोलकर किशोर 100 समोसे लेकर जाता है, लेकिन क्रांति सोचता है, अच्छा, तो किशोर का समोसे का धंधा अच्छा चल रहा है, तभी तो वो ज्यादा समोसे लेकर जा रहा है और मेरे देखो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। जबकि कच्चे समोसे मैं ही बनाता हूँ, सारी मेहनत मेरी रहती है और किशोर का फायदा। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरे फायदे के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, कल से किशोर के समोसे में कम कीमत वाला मसाला डाल के देता हूँ। अगले दिन से क्रांति जैसे सोचता है वैसा ही कम कीमत वाला मसाला डाल के किशोर को समोसे बेचता है। किशोर और उसकी बीवी घर में समोसे तलने लगते हैं। तभी, अरे आज के समोसे कुछ अच्छे नहीं लग रहे, लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। कल से बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। दूसरे दिन किशोर समोसे तलता है, लेकिन वो समोसे भी वैसे ही बन जाते हैं। ये सोचकर किशोर भाग्यश्री से कहता है, आज के समोसे भी वैसे ही बने हैं। लोग समोसे नहीं खाएंगे ऐसे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुकान ठीक से नहीं चलेगी। इसलिए भाग्यश्री, कल से तुम ही समोसे बनाना सीखो। भाग्यश्री समोसे बनाना सीखती है और किशोर क्रांति से जाकर कहता है, अरे क्रांति, आज से हमें तुम्हारे समोसे नहीं चाहिए। मेरी बीवी ने समोसे बनाना सीख लिया है। अब किशोर की बीवी ने समोसे बनाना सीख लिया तो कोई भी गड़बड़ नहीं होती और दुकान भी अच्छी चलने लगी थी और किशोर का बहुत मुनाफा होने लगा था। हर रोज की तरह जैसे क्रांति कच्चे समोसे बेचने बाहर निकलता है तो वो किशोर की दुकान में लगी भीड़ को देखता ही रहता है। बाप रे बाप, इतने लोग! किशोर के समोसे तो बहुत लोग खरीदने लगे हैं। लगता है उसके बीवी समोसे बनाने में निपुण हो गई है, इसलिए मुझसे समोसे खरीदने बंद कर दिए हैं। ऐसा है, वक्त आ गया है, किशोर की दुकान ही बंद करवा देता हूं मैं। ऐसा सोचकर क्रांति घर में एक समारोह रखता है, जिसके लिए वो गांव के काफी सारे लोगों को बुलाता है और मेहमानों को खाने के लिए वो किशोर की ही दुकान से समोसे लेने जाता है। अरे किशोर, मुझे आज सारे के सारे समोसे चाहिए। इतने सारे समोसे तुम्हें क्यों चाहिए क्रांति?
मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं ना, आज उनके नाश्ते के लिए समोसे चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये ले लो। क्रांति किशोर की दुकान से समोसे लेकर घर जाता है और वो किशोर की समोसे की जगह पर अपने बनाए हुए खराब समोसे सारे मेहमानों को खिला देता है। समोसे खाने के बाद सारे मेहमानों के पेट में गड़बड़ होने लगती है। सारे मेहमान पेट पकड़कर बैठते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के सरपंच आते हैं। वो सारा नज़ारा देखते हैं और पूछते हैं, अरे ये क्या हुआ तुम सब लोगों को? ऐसे पेट पकड़कर क्यों बैठे हो? सरपंच जी, हमने यहाँ नाश्ते में समोसे खाए, तभी से हमारे पेट में दर्द होने लगा है। अरे क्रांति, ये समोसे में क्या मिलाया तुमने जो सारे लोगों के पेट में दुखने लगा है? मुझे नहीं पता सरपंच जी, ये समोसे तो मैं किशोर की दुकान से लाया हूँ। अरे सुनो, किशोर को बुलाकर यहाँ लेकर आओ। जैसा सरपंच कहते हैं वैसे ही दो सैनिक किशोर को पकड़ने के लिए उसके घर जाते हैं। ये देखकर किशोर की पत्नी भाग्यश्री भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। क्या हुआ सरपंच जी, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? क्या तुमने आज क्रांति को समोसे बेचे? हाँ सरपंच जी, लेकिन हुआ क्या है? तुमने समोसे में क्या मिलाया है? जब से सारे लोगों ने समोसे खाए उनके पेट में दर्द होने लगा है। सारे के सारे लोग दर्द से तड़प रहे हैं। लेकिन मैंने तो रोज की तरह से ही समोसे बनाए हैं और काफी सारे लोगों ने खरीदे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। सरपंच किशोर को बंदी बनाने के लिए कहते हैं और सैनिक उसे लेकर जाते हैं। इधर किशोर की पत्नी सोचती रहती है कि ये किसने किया और कैसे किया। तभी क्रांति हंसते हुए अपने घर जाते रहता है। किशोर की पत्नी उसके पीछे पीछे क्रांति के घर चुपके से खिड़की से देखती है। क्रांति अपने बीवी को बताता है, अरे सुनो, आज मैंने किशोर के अच्छे से मजा चखाया। अब उसे समझ आएगा कि मुझसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। मैंने उसके सारे समोसे की जगह खराब समोसे मेहमानों को खिलाया और वो बेचारा मेरे जाल में फंस गया है। उसके समोसे तो वही पड़े पड़े सड़ रहे हैं। ये सारा नजारा देखकर किशोर की बीवी को बात समझ में आती है। वो जल्दी से सरपंच के पास जाती है। सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो भाग्यश्री, क्या कहना चाहती हो? सरपंच जी, मैं अभी अभी क्रांति के घर से आ रही हूँ। मैंने क्रांति को उसके बीवी के साथ बात करते हुए सुना। देखा तो वो हमारे समोसे की जगह पर खराब समोसे उसने मेहमानों को खिलाए ताकि हमारी दुकान बंद हो जाए, और उसने हमारे समोसे वही अपने घर पर छुपा के रखे हैं। ऐसा है क्या? चलो मेरे साथ, अभी उसके घर चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। सरपंच और भाग्यश्री क्रांति के घर जाते हैं। सरपंच देखते हैं कि किशोर के बनाए समोसे वही कोने में छुपा कर रखते हैं। क्यों क्रांति, ज्यादा होशियार बनते हो? किशोर को फंसाना चाहते हो? सिपाहियों, पकड़ लो इसे और दे दो उसे पुलिस के पास। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी। दरअसल किशोर ने मुझसे समोसे लेकर अपनी दुकान बड़ी कर ली, लेकिन मेरा फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए ना। सरपंच जी किशोर को छोड़ देते हैं और भाग्यश्री को उचित इनाम देते हैं।